हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का सेट करेंगे। आरपीएफ एसआई का हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट करेंगे जो 2018 में हुआ था, 19 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। किस शिफ्ट में? थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो हम लोग इसका मैथ का सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैथ का इसका सेक्शन हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग मैथ सेक्शन पे चलते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन मैथ का। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता तो 8 मिनट जल्दी पहुंचता। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी है आपको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए जो बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है, बीच की दूरी, ये साइड में जो जगह है इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बीच की दूरी का मतलब ये होता है, आप उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। S1 मतलब स्पीड 1, S2 स्पीड 2, और S1 माइनस माइनस नहीं है, ये अंतर है, दोनों का डिफरेंस लेना है। S2 दोनों का अंतर, और आप जो टाइम है T1, यहाँ भी अंतर लेना है, T1 T2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको जो है ना, आप ये फार्मूला लगा देंगे। तो हम वैल्यू रख देते हैं। S1 की वैल्यू है 24 और ये है 30, और 30 माइनस 24 अंतर हो जाएगा। और आप इन दोनों को जो है ना, दोनों जो समय दिया हुआ है 11 मिनट और 8 मिनट, इन दोनों को आप जोड़ देंगे। अब ये देखेंगे ये मिनट में दिया हुआ है, तो आप इसको सेकंड घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप इनको 60 से भाग दे देंगे। तो ये जो आ जाएगा 60 से भाग दे देंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। 24, 30, और यहाँ पर आप 30 में से 24 घटाएंगे, 6 बचेगा। और ये 18, 11 और 8 मिलके हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19/60 हो जाएगा। अब इनको काट देते हैं। 30 से कम 30, 30 दूना 60, 6 एकम 6, 6 चौके 24। अब इसको 2 से काट देते हैं, 4 को, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर अब बचा 2, 2 गुणे 19 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 19 ये हो जाएगा 38। 38 किलोमीटर आपका जो है ना दूरी हो जाएगी, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की 38 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन से पहले आपको जगह बनाने की जरूरत है सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 1741 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो जो ज्ञात करना है उसी चीज को मानते हैं। जो भी अगर कुछ मानने की जरूरत हो तो उसी चीज को मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अगर हम इसमें से एक्स को माइनस कर लेंगे, एक्स को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसी पर लाभ होता है, यहाँ पे तो हानि होती है। तो यहाँ पर अगर हम 1741 में से अगर हम सीपी को घटा लेंगे, लागत मूल्य को घटा देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा लाभ आपका। और अगर आप लागत मूल्य में से जो विक्रय मूल्य है जिसपे हानि होती है उसको घटा लेंगे, क्योंकि हानि देखो, हानि अगर हो रही है तो लागत मूल्य से कम है, तो आप लागत मूल्य में से घटाएंगे, तो ये आपकी निकल के आ जाएगी हानि। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हानि है, हानि से लाभ 11% अधिक है। तो ये जो
1741 माइनस एक्स, ये है आपका लाभ। और ये हानि से कितना अधिक है, हानि पर जो है ना उतना बढ़ा देते हैं हानि को, तो बराबर हो जाएगा। तो ये है x माइनस 897, ये है आपकी हानि, इसको आप 11% बढ़ा देंगे तो 100 में 11 ऐड करेंगे 111 हो जाएगा बटे 100। ठीक है, अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो ये है 1741 माइनस एक्स, एक्स माइनस 897, इसको आप 100 से अगर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा गुणे 1.11, 1.11 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का निशान है, 1.11 हो जाएगा। अब आप 11 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.11 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ का हो जाएगा 1.11 एक्स माइनस 897 गुणे 1.11, ये हो जाएगा। अब आप इसको इस तरफ लेके आइए या इसको उस तरफ लेके जाइए। तो हम क्या करते हैं, गिनती गिनती एक साइड में करते हैं, अक्षर को एक साइड में रख लेते हैं। तो आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो इधर पहले से आपके पास माइनस एक्स ऑलरेडी मौजूद है, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1.11 एक्स, और 897 पहले से वहां मौजूद है, माइनस 897 1.11, और ये इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं 1741 को, तो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस लगा दिए। अब इनको आप जोड़ेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2.11 एक्स हो जाएगा। और अगर आप इनका करेंगे तो कैलकुलेशन करिए कितना हो जाएगा माइनस में, इनको कैलकुलेशन करके है निकाला जाएगा जब, तो ये हो जाएंगे जोड़ने पर, गुणा करके फिर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएंगे माइनस 27,667, ये हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर x बराबर 2736.67, 2.11 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे लगाइए, दशमलव, एक मिनट, 2.11, तो दशमलव जब आप हटाएंगे तो यहाँ से का दशमलव हट जाएगा, 2 डिजिट के बाद है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब आप 211 से जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 1297, 1297 आएगा। एक्स बराबर आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1297। तो आपका जो सीपी निकल के आया वो आ गया 1297, 1297। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला था, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन के लिए पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें इस क्वेश्चन में दिया है एक कांच के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो मेज के ऊपर रखा हुआ है। कांच के टुकड़े और मेज के किनारे के बीच चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। तो मेज की लंबाई निकालना है। देखिए ये वर्गाकार, आपको अगर वर्ग बनाना है तो एक मिनट, हम इसमें स्क्वायर खींच लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा। एक मिनट, इसको और, ये जैसे वर्गाकार है, और अब ये वर्गाकार शीशे का टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे 576 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी अगर भुजा निकालनी है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो इसकी भुजा निकल के आ जाएगी। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होता है
24 का स्क्वायर होता है, तो इसका क्या निकल के आएगा, वर्गमूल 24। तो इसकी जो भुजा हो जाएगी 24 हो जाएगी, इसकी चारों साइड 24 की हो जाएंगी। अब ये कह रहा है कि ये एक मेज की उस पे रखा हुआ है, तो मेज को अगर खींचते हैं तो मेज ये ऐसे थोड़ा लंबी है, इससे जितना ये है उससे मेज थोड़ा लंबी है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो मेज की लंबाई है वो कितना होगी, और यहाँ तक का आपको बता दिया है कि यहाँ तक का ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ये इतनी दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 7 है, ये 24 निकल के आया है, ये भी 7 है, तो आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा। आप जोड़ेंगे तो 7 7 14, 24 38 हो जाएगा। 38 सेंटीमीटर आपकी निकल आएगी। आप दोनों को इन सबको जोड़ दीजिए, इसकी लंबाई मेज की निकल के आ जाएगी, 38 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डीआई से है, डाटा इंटरप्रिटेशन से है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और जगह की जरूरत पड़ेगी हमें, 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस साइड में हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्यूशन जो निकालेंगे इस साइड में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात करना है। तो 2010 का सिंबल क्या है, जो डार्क में है, ये देखिए 2010 का जो डार्क है वही 2010 का है। तो आपको जो है ना इन सबको जो है ना ऐड करके और जितने हैं उससे भाग दे देना है। औसत ऐसे निकाला जाता है, टोटल सम बटे नंबर ऑफ टर्म, औसत। तो इन सबका सम करना है। सम आप किसका करेंगे, जो 2010 का है। 2010 का कौन सा है, ये वाला है जो डार्क है। ये और ये डार्क वाले को आप ऐड कर लीजिए। तो डार्क वाले का ऐड करेंगे 50, 50, फिर उसके बाद 75 आ रहा है, फिर उसके बाद में 65, फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद में 85। इन सबको ऐड करेंगे और ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 खंबे, पांचों को 5 से भाग दे देंगे। तो इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ेंगे आप तो ये आएगा 320 आएगा, 320 बटे 5। आप 5 से भाग देंगे, 5 6 30, 5 चौके 20। तो जो औसत निकल के आया वो आपका आ गया 64, 64 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन। सी शाखा C2 के दोनों वर्षों में, शाखा C2 कहाँ है, ये है शाखा C2, और शाखा C4 के दोनों वर्षों में, मतलब 2010 और 15। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन आपको इस क्वेश्चन का देखते हैं। तो आपको दोनों का अनुपात निकालना है। तो C2 का जोड़ते हैं पहले 75 और 85, इसको जोड़ते हैं। C4 का जोड़ते हैं, क्योंकि C4 का देखें कितना लिखा हुआ है, थोड़ा डाउन करते हैं C4 को। हाँ, 45 75 है, 1 मिनट। 45 75, देखिए C4 45 और सॉरी 45 और 95 है, 45 और 95 है, 45 और 95 है। तो आप इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप पहले 5 5 को जोड़िए, 5 5 10 हो जाएगा, 8 7 15, 1 16, 160 हो गया। इनको ऐसे जोड़िए, 5 5 10 के 0, और 9 4 13, 1 14। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, फिर आप इनको 2 से काटेंगे, 2 8 16, और इनको काटेंगे 2 7 14, 8 बटे 7 बचेगा। तो जो इन दोनों का रेशियो आ गया, ये जो आपने निकाला C2 और C4 का, तो C2 और C4 का जो रेशियो आपका निकल के आया वो 8:8:7, 8:7 आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन भी DI से ही रिलेटेड है। ये रहा अगला क्वेश्चन 91 वाला। 91 क्वेश्चन ये कह रहा है, दोनों वर्षों में कंपनी C1, C3 और C5 एक साथ कुल बिक्री, तो आपको जो निकालना है इसका निकालना है C1, C3 और C5 की कुल बिक्री, मतलब दोनों साल की। तो कुल बिक्री आपको निकालनी है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं C1, C3 और C5 का। तो ये है C1, C3, C5 का है। तो पहले C1 को जोड़ते हैं 50 और 60। पहले C1 को आप जोड़ेंगे तो C1 में देखेंगे 50 और 60 है, 50 और 60 है। आप C3 को जोड़ेंगे 65 और 75। फिर C5 को जोड़ेंगे 85 और 45, 85 और 45। जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 6 5 11 110 हो जाएगा, और 7 6 13 140 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे 8 4 12 13 130 हो जाएगा। अब इन सबको आप जोड़ेंगे, इन सबको टोटल आप करेंगे, आप 0 0 आप लिख लीजिए, फिर 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और 1 1 1 3। तो 380 आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। तीनों C1, C3, C5 का कुल बिक्री 380 आया। तो हम लोग 380 पे क्लिक कर देंगे, 380 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन से पहले इसको मिटा देते हैं, जगह हो जाएगी, सॉल्व करने के लिए बार बार मिटाना पड़ता है। ये क्वेश्चन है 92 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके उत्पाद का 11% भाग दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण निकल गया और दोष रहित उत्पादों की संख्या 4984 है। तो दोषपूर्ण बल्बों की दोषपूर्ण उत्पाद की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब आपको जो है ना यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए टोटल 100 बल्ब थे, 100 बल्ब थे, उसमें से 11 खराब हो गए, तो अब बचे कितने, 89 बल्ब बचे। तो 89 की तो 89% का तो दिया हुआ है वैल्यू कितना, 4984, 4984 दिया है। आपसे दोषपूर्ण वाला पूछा है, मतलब 11% आपको निकालना है, 11% के बारे में पूछा है। तो आप इसको 4984 से आप भाग दे दीजिए, 89 से भाग दे देंगे और 11 से गुणा करके, क्योंकि 11 निकालना है तो जो दिया है उसी से भाग दिया जाएगा। तो जब आप इसको जब भाग देंगे, कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेट करके बताइए। ये कैलकुलेशन करने पर आएगा 616। 616 आप इसको भाग दे दीजिए, फिर गुणा कर दीजिएगा, 616 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। 93 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 है अगला क्वेश्चन। नाइन्टी थ्री हम लोग देखते हैं, वीनो, वीजी और वीनू के वेतन का अनुपात
9 11 13 है। यदि वीनू वीनो से वीनू वीनू वीनो से, यहाँ पे ये दोनों है लास्ट में, मतलब इन दोनों की बात हो रही है, 9 और 13 की बात हो रही है। कह रहा है कि 200 रुपए अधिक मिलते हैं वीनू को, तो वीनू को 13 मिलता है और विनो को 9 मिलता है, तो देखा जाए कितना ज्यादा मिला है, 4 मिला है। अभी हम रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो में यहाँ पे इसको 9 मिला है और इसको 13 मिला है, तो कितना मिला है अधिक, 4 अधिक मिला है। किसको, वीनू को 4 अधिक मिला है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है रुपए की अगर बात की जाए तो 200 रुपया अधिक मिला है, तो 200 रुपया अधिक मिला है, तो एक यूनिट बरा अगर 4 यूनिट बराबर अगर 200 रुपये है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। आप इस 4 को इधर ले आएंगे, भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, एक यूनिट बराबर आपका कितना निकल के आया, एक यूनिट की इक्वल 50 रुपये। अब इसमें आगे के कहा है वीजी का वेतन, वीजी का वेतन देखिए, वीनो का वेतन 9 है, वीनो का 13 है, तो वीजी का कितना है, 11 है। तो आपको निकालना क्या है, 11 यूनिट आपको निकालना है, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 11 से गुणा कर दीजिए, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 से यहाँ पर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 11 पचे 55, 550, 550 हो जाएगा बीजी का वेतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 94, 94। इसका ऑप्शन कितने, आंसर कितना आया था, 595, 550 आया था। जो हम लोगों ने 93 जो सॉल्व किया उसका जो है ना 550 आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 94, 540 मोबाइल फोन को किसी कक्षा के छात्रों के बीच में बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। तो 540 मोबाइल फोन हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप इनके कितने फैक्टर हैं, कितने लोगों में डिवाइड, कितने तरह से डिवाइड किया जा सकता है, जितने तरह से डिवाइड किया जाता है उतने ही भागों में बटेगा। तो आप डिवाइड पहले देखेंगे कितने इसके फैक्टर बनेंगे, मतलब कितने उससे डिवाइड होता है। तो आप इनको तोड़िए, पहले 540 को आप तोड़ेंगे तो कितना होता है, 9 छंग 54 होता है। आप 54 को तोड़ेंगे, 9 छंग 54, और ये जीरो जो है ना उसको 10 कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ से एक, यहाँ से 3 निकल के आया, 3 गुणे 3 ये 9 हो गया। अब यहाँ पर हम इनको कर देते हैं 3 गुणे 2, 6 को तोड़ दिए, और यहाँ 2 गुणे 5 तोड़ दिए इनको। तो 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, 2 एक बार है तो 1 हो जाएगा, सॉरी 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर आप इनको 2 कर दीजिए, 2 की पावर 2, और 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब इनका फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितनी पावर है तो गुणनखंड निकालना है। अगर गुणनखंड अगर इनका निकालना है आपको, तो ये जितनी पावर है इसमें जो है ना एक एक बढ़ा दीजिए, 3 है तो एक एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये बढ़ जाएगा 1, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, तो इन्हीं को गुणा कर दीजिए, ये तो 4 हो गया और ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 4 तो ये 12, 12 दूना 24, तो 24 जो है ना निकल के आया। अब इससे एक कम कर देंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे को 540 पूरा पूरा का पूरा दिया नहीं जाएगा, चारों में बराबर बांटना है ना, ना किसी को, किसी एक बच्चे को किसी 2 बच्चे में ही बांटना है, चारों में बराबर बांटना है। तो आप इसको जो है ना, जो इतने तरीकों से बांटा जा सकता है
तो उसमें से एक घटा दीजिए, सॉरी एक 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 घटाना है, एक घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 23। तो 23 तरह से बांटे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, एक स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई पहले 4% बढ़ाई, फिर 4% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन। देखिए, अगर कोई भी चीज एक बार बढ़ाई जाती है तो आप पहले ये फार्मूला देख लीजिए, एक बार बढ़ाई जाए, एक बार घटाया गया, अगर सेम चीज है तो x, ये फार्मूला होता है पूरा चेंजिंग जो आएगी, तो 4 माइनस 4 गुणे 4, तो ये 4 - 4 ये घट के 0 हो जाएगा, बचेगा आपका कितना, -16/100 बचेगा। आप 100 से जब इसको भाग देंगे तो 0.16 हो जाएगा। और ये जो माइनस है, माइनस का मतलब है कि कमी हो रही है। 16, देखिए 0.16% दो दिया है, लेकिन माइनस में आया है, इसलिए कमी को टिक किया जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कैरो और डेविड द्वारा लगने वाला समय 13:21 है, तो उनकी गतियों का अनुपात। देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है दोनों की, तो जो लगने वाला समय होता है उसी को उलट दिया जाता है, तो दोनों की गतियों का अंतर निकल जाता है, गतियों का अंतर। तो 13/21 है, तो आप 21/13 कर दीजिए, 21:13, यही आपका आंसर हो जाएगा, 21:13, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी आधारित कंपनी की सहायक परियोजना में 507 पुरुष 507 महिलाएं हैं। सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादक सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादन 57 कॉल्स प्रतिदिन है, 57 कॉल्स। और एक पुरुष कार्यकर्ता यदि 57 कॉल्स प्रतिदिन करता है, तो महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त करने वाली कॉल्स की संख्या क्या होगी। देखिए, महिला पुरुष की संख्या बराबर है और पुरुषों की संख्या सभी के बराबर है, तो महिलाओं की संख्या भी 57 ही होगी। ठीक, अगर ये बराबर ना होती पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या, तो डिफरेंट हो सकता था, लेकिन जब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है और यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो महिलाओं की जो है ना औसत भी बराबर ही होगा, 57 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका स्पीड एंड टाइम से है। 396 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 59 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक संकेत बोर्ड, मतलब कोई खंबा है, कोई पोल है, उसको पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। जो ट्रेन की लंबाई को आप x लिख सकते हैं, x मान लीजिए। और देखिए, ट्रेन की चाल चाहे पोल पार करते समय हो, ट्रेन की अगर चाल की बात करें, स्पीड की बात करें, तो चाल चाहे पोल पार करते समय हो, चाहे पुल को पार करते समय हो, चाल हमेशा बराबर ही रहती है। तो इस टाइम जो चाल होगी, मान लेते हैं पुल को पार करते समय, तो पुल की लंबाई है 396 प्लस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। और पुल को पार करने में समय कितना लगा रही है, 59।
59 मिनट। और अब जब पोल को पार कर रही है, मतलब साइन बोर्ड को, संकेत बोर्ड को अगर पार कर रही है, तो उस टाइम पर जो समय लगेगा साइन बोर्ड को पार करने में, जो दूरी चलेगी वो अपनी ट्रेन के लंबाई के बराबर ही चलेगी। तो ट्रेन की लंबाई 59 एक्स माना गया है, और इसको पार करते समय जो समय लग रहा है वो 23 सेकंड लग रहा है। तो ये हो गया दूरी, ये हो गया समय। तो दूरी बटे समय ही तो चाल होता है। ये दूरी, ये समय, दूरी बटे चाल ही समय, दूरी बटे समय ही चाल होता है। तो ये चाल और ये चाल दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए ये किससे कटता है। ये अभी इसमें कोई कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 59x हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा तो 396 गुणे 23, 23 प्लस 23x। अब आप 23x को इधर ले आएंगे तो 59 - 59x माइनस 23x हो जाएगा। इधर जो आपका है 396 गुणे 23 है। आप इसको जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा, बचेगा 36x। 396 गुणे 23। अब ये जो 36 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप इसको जो है ना भाग देंगे, तो देखिए कटने से कटेगा 36 से कम 36, बचेगा 3, फिर 36 हो जाएगा, 36 से कम 36। तो जो इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी 11 गुणे 23, 11 गुणे 23। तो आप 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 33, और 11 दूना 22, और 3 25। तो ये जो निकल के आया 253, ट्रेन की जो लंबाई निकल के आ गई 253 मीटर, 253 मीटर इसकी लंबाई हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 99। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कणे हैं। पहले 4 कणों का औसत 33 ग्राम है, और शेष 6 कणों का औसत 34 ग्राम है, सभी कणों का। तो पहले 4 कणों का टोटल वजन निकालते हैं। तो टोटल 4 कणों का टोटल वजन कितना हो जाएगा, 33, 4 गुणे 33, और 6 कणों का 6 गुणे 34 हो जाएगा। तो ये टोटल वजन हो गया 10 कणों का टोटल वजन। अब टोटल कण कितने हैं, कण कितने हैं, 10 हैं। तो आप 10 से भाग दे दीजिए। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 204 बटे 10। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 336 बटे 10। अब 10 से जब इसको भाग देंगे 33.6 हो जाएगा। तो 33.6 आपका जो है ना औसत आंसर निकल के आ जाएगा। जो औसत है 10 कणों का वो 33.6 हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या को 7 गुना करने पर इसकी परिधि कितनी हो जाएगी। देखिए परिधि जो है ना, जैसे त्रिज्या, परिधि जो पैरामीटर होता है 2 पाई आर होता है। तो ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज होगा नहीं, यही चीज चेंज होता है। तो अगर 7 गुना अगर कर दिया जाता है, मान लिया 7 गुना कर दिया जाए, पी डैश हो गया, तो 2 पाई
और गुणे 7R हो गया, 7 गुना कर दिया गया। तो P 7 को अगर बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा, 2πr बचा। 7 को बाहर ले लिए, 2πr बचा। तो P डैश 7, ये इतने बराबर कितना है, P है। तो P रख देंगे इतने बराबर, अगर P हम लोगों ने यहाँ पर अगर देखा था तो जो अब कितना हो जाता है, अगर त्रिज्या को अगर 7 गुना कर दिया जाता तो परिधि भी 7 गुना ही हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अगर त्रिज्या को 7 गुना अगर बढ़ाया जाएगा, या 1 गुना 2 गुना, जितना त्रिज्या बढ़ेगी उतना परिधि भी बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 7 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर है, गांगुली 450 उपहार 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए उपहार दूसरे बच्चे के हिस्से में आए उपहार का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए उपहार का 3 गुना, चौथे बच्चे के उपहार का 4 गुना। तो चौथे बच्चे के हिस्से में कितने उपहार आए। तो देखते हैं, 4 बच्चे हैं, मान लिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 बच्चे हैं। तो इसको जितना मिला है, बी का 2 गुना मिला है, मतलब दूसरे बच्चे का इसका 2 गुना मिला है। तो इसको अब ए का अगर निकालना है तो बी को 2 गुना कर दो, तो इस ए का निकल आएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 2 कट जाएगा, वही चीज आ जाएगा। और ये कह रहा है कि जो ए को मिला है वो सी का 3 गुना मिला है, तो 3 से गुणा कर देंगे, ए का निकल आएगा। डी का कह रहा है चौथा मिला हुआ है, चौथाई। तो ए का अगर निकालना है तो डी को 4 से गुणा कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अब इन सब का जो है ना मिला करके एक्स, एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा। तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, चारों का जोड़ दीजिए, x/2, x/3, x/4, ये सब मिला करके कितना हो जाएगा, 450 गिफ्ट हो जाएंगे, उपहार। अब आप इन सब का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 12 एकम 12 हो गया, 12x। और ये 6 दूनी 2 है तो 6 दूनी 12 होता है, 6x हो जाएगा। 3 चौके 12 होता है तो 4x हो जाएगा। 4 तिया 12 होता है, 3x हो जाएगा। 450। अब इन सबको जोड़िए, जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। हाँ, 25x/12, 450। आप चाहे तो 5 से इधर से ही काट सकते हैं, या उधर ले जाकर के काटें। तो हम 5 से काट देते हैं, 5 हम 25 और 5 9 45, 90 हो गए, 5 एकम 5, ये 18 पंचे 90 हो गए। तो इधर बचा x/12 और ये 18। आप 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो 18 से गुणा हो जाएगा, 18 गुणे 12। अब ये हो गया आपका एक्स। ए को कितना मिला, अब पूछा इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, चौथे बच्चे का नहीं पूछा है। तो चौथे बच्चे को कितना मिला, x/4 मिला है। तो आप दोनों साइड 4 से भाग दे दीजिए। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए आपको जो निकालना है x/4 निकालना है, x/4। ठीक है, x/4 आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर 4 से भाग दे दीजिए, आप इधर भी 4 से भाग दे देंगे तो इधर कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x/4 बराबर जो आपको निकल आएगा 18 गुणे 3 निकल के आएगा। तो 18 तिया 54 हो गया। तो जो चौथे बच्चे को जो मिलेगा वो कितने गिफ्ट मिलेंगे, 54 गिफ्ट मिलेंगे, 54 गिफ्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना 98 के अनुगामी, मतलब 98 फैक्टोरियल। जैसे अगर कोई नंबर में अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है, जैसे मान लिया 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 5 4 3 2 1। ये 5 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई है। अगर 6 है तो जितना भी फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उस नंबर से लेकर के 1 तक आपस में मल्टीप्लाई है। जैसे अब ये देख ले कि 98 का क्या मतलब है, 98 फैक्टोरियल का मतलब 98 गुणे 97 गुणे 96 गुणे लास्ट में फिर 95 ले लीजिए, फिर ऐसे डॉट 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 लास्ट 1 तक आएगा। तो अब ये कह रहा है इतना जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे। जैसे अब ये 5 और 6 का मल्टीप्लाई अगर होगा तो जीरो लास्ट में बनेगा, ऐसे कितने जीरो बनेंगे। और जीरो वहीं पे बनते हैं जहां 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो, मतलब सम, कोई भी सम संख्या हो उसके उसका जो मल्टीप्लाई 5 से हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में एक जीरो बनेगा जितना भी सम संख्या से 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो आपको निकालना किसकी जरूरत है, 5 कितनी बार आएगा, 5 कितने पेयर में आएगा। तो हम निकालते हैं जीरो की संख्या। तो उसके लिए 98 में देखेंगे कितने सिंगल 5 हैं और कितने डबल 5 हैं 98 में। डबल 5 देखने के लिए आप जैसे डबल 5 इसमें होता है 25 में, 5 हम 25, 5 गुणे 5 2 5 होते हैं। और अगर 5 का अगर पेयर बन रहा है तो आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये इससे छोटा है 125 से, ये 125 से छोटा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आप इसको जब भाग देंगे तो जो आपका जो भागफल होगा उसी को यहाँ पर लिखा जाएगा, भागफल को ही। तो 19 पंचे 95 होता है, तो 19 पच्चे 95, 30 से 3 शेषफल बचा, तो शेषफल को तो लिखना नहीं है, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसको करेंगे तो 25 या 75 होता है और बाकी जो बचा वो शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिमाइंडर है, यहाँ से कोई भागफल ही नहीं आ रहा है। तो 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। तो टोटल जो जीरो लास्ट में जो बनेंगे वो 22 जीरो बनेंगे, 22 जीरो लास्ट में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। ये हो गया 22 जीरो लास्ट में आ गए। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 103 नंबर का क्वेश्चन है। टार्लिन फ्रेंच में 80 में से 65 पाता है, 100 में से 75 पाता है, स्पेनिश में 70 में 45 अंक पाता है, जापानीज में जो है ना 50 में 25 पाता है। तो कुल परसेंटेज कितना होगा। तो आप जानते हैं जैसे जैसे एक प्राप्तांक होता है जिसे ऑब्टेनिंग मार्क कहते हैं, प्राप्तांक और पूर्णांक गुणे 100, ये आपका जो है ना परसेंटेज निकाला जाता है कि आपने एग्जाम में कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए हैं। तो प्राप्तांक जो प्राप्त किया है, जो उसको मिला है, उसको पहले लिख लेते हैं। 65, 75, 45 और 25, 4 सब्जेक्ट थे। और कितने में से पूर्णांक कितना का था, इसका 80 था, इसका 100 था, इसका 70 था और इसका 50 था। ठीक। अब आप
परसेंटेज निकालना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनको जब आप पूरा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 210 और ये 8 7 15 5 200 300 हो जाएगा। 300 100 2 जीरो से आप 2 जीरो इनको काट दीजिए, इसका काम खत्म। 3 एक कम 3 3 सत्ते 21 एक जीरो बच रहा है, जीरो लास्ट में लिख देते हैं। तो 70% इनका जो है ना ये प्राप्त करता है, पूरा 70% निकल के आ गया। ठीक था, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, तो क्वेश्चन को इधर हम लोग खिसका देते हैं और बाकी जो स्पेस बचता है उसमें सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार, सॉल्व करते हैं 104 नंबर के क्वेश्चन को, ये वाला। एक दुकानदार एक उत्पाद को 522 रुपए में बेचकर 12.5 का लाभ कमाता है। उस वस्तु के लागत मूल्य के आधा कितने रुपए के बराबर है? तो ये देखिए लाभ कमाता है, बेचा कितना है, ये सेलिंग प्राइस है, बेचा कितना 522 का, और लाभ कितना, प्रॉफिट कितना कमाया है 12.5% का प्रॉफिट कमाया है। और आपसे पूछा क्या है, सीपी, सीपी को आप निकालना है, सीपी का हाफ निकालना, सॉरी सीपी का हाफ, सीपी निकाल के हाफ कर दीजिएगा उसका। तो सीपी बराबर जानते हैं आप होता क्या है, ESP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100 होता है। तो आपको सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 522 और 100 प्लस 1250 करेंगे तो 112.5 हो जाएगा, गुणे 100। आप दशमलव हटाएंगे तो जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसको आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 464 सीपी आएगा। सीपी जब आपने निकाला तो 464 आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लागत मूल्य है सीपी, कॉस्ट प्राइस, तो उसका आधा कितना होगा। तो आप आधा निकालना है तो आप आधा कर दीजिए, आधा इधर भी कर देंगे तो सीपी का आधा जो है ना निकल जाएगा 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 234, नहीं सॉरी 232 232 232 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4 है, सही है 232 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। हम लोग 105 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 12 अनुपात 11 अनुपात और 13 अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। तो 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के, ये जो है ना ये 3 रुपए 4 रुपए और ये 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात है 5, ये 13 है। तो अगर 3 रुपए के अगर 12 सिक्के हैं तो कितना रुपए टोटल बनाएंगे, 36 रुपया बनाएंगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 रुपया हो जाएगा, और ये 44 रुपया हो जाएगा, और ये हो जाएगा 65 रुपया हो जाएगा। और ये जो टोटल मिल करके कितना रुपए के बराबर होगा, 580 रुपए के बराबर होगा। तो आप इनको जो है ना इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएंगे 145 यूनिट बराबर कितना है 580 रुपया है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा
580/145, 145 ये 580 है। एक मिनट फिर से लिखते हैं इसको हम। 1 यूनिट बराबर 580/145, 580/145। तो जब आप इसको भाग देंगे तो 145 चौके 580 होता है। तो 1 यूनिट बराबर 4 रुपया जो है ना निकल के आया, 4 रुपये। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने सिक्के होंगे। 3 रुपए वाले कितने सिक्के, 3 रुपए वाले कितने सिक्के थे, 12 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर अगर 4 है तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। तो आप 12 से इसको जो है ना गुणा कर दीजिए, 4, 12 चौक 48, 48 सिक्के हो जाएंगे। 3 रुपए के 48 सिक्के हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। इसको हटा इरेज कर देते हैं। देखिए 16.81, 16.81 जो होता है वो एक इसका अंडर रूट 41 होता है। 41 का ये स्क्वायर होता है। तो 2 दशमलव के बाद लगा है तो 1 दशमलव के बाद कर देंगे, दशमलव रख देंगे। और ये 67.24 ये 82 का होता है, 82 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये जो लिखा हुआ है 16.81 प्लस 67.24 भागे 2। तो इसका मतलब ये होता है, इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट जब निकालेंगे वर्गमूल रूट, तो ये आएगा 41, 41 आएगा। लेकिन 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट के आगे जो है ना दशमलव लगा हुआ तो 1 डिजिट के आगे करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप करेंगे, ये होता है 82 का, तो यहाँ पर भी दशमलव लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट का के बाद दशमलव है तो आप 1 डिजिट के बाद करेंगे। भागे 2 लगा हुआ है तो आप भागे 2 से भाग दे देंगे इसको। तो ये 41 हो जाएगा। अब इसको जब भाग देंगे 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो 41 क्या हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ेंगे 8.2 हो जाएगा, 8.2। आपका जो आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। 8 वर्ग सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर घनाभ की ऊंचाई निकालनी है। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई, ठीक है, निकालते हैं हम लोग। पहले घन की बात की जा रही है, तो आप जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण कैसे निकाला जाता है, a√3 होता है, a√3। ए जो होती है उसकी भुजा होती है, तो ये जो विकर्ण हो जाएगा 8√3। तो √3 कट जाएगा तो जो इसकी जो साइड निकल के आई, जो भुजा है उसकी, वो 8 सेंटीमीटर निकल के आ गई घन की। अब ये जो है ना पिघला के बनाया जाता है, इसलिए दोनों का आयतन, घन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों बराबर होंगे, आयतन दोनों बराबर होंगे। तो इसका जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, मतलब 8 क्यूब हो जाएगा। और इसका आयतन जो होता है, ये इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं, हाइट हो जाता है ऊंचाई। तो लंबाई लंबाई ये कह रहा है कि जो उसकी भुजा है उसी के बराबर है,
ये देखिए घनाभ बताया है कि भुजा घन के बराबर है, तो लंबाई इसकी 8 हो जाएगी। चौड़ाई चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ऊंचाई को ही तो पूछा है, ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ पर देखिए ऊंचाई पूछा, तो ऊंचाई को h ही रहने देते हैं। तो इधर आप इसको करेंगे 8 हो जाएगा। और इधर जो 8 और 4 है, इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो इस इधर इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 8 गुणे 4, तो एक 8 से 8 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो h बराबर इधर ये जो है ना बचा है 2, ये है 8, तो जो h बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। जो आप इसकी जो ऊंचाई निकल के आ गई वो कितना आ गई, 16। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गोलिन। ये क्वेश्चन है, गोलिन अपनी सामान्य गति की 7/8 गति से चलकर एक निश्चित दूरी तय करती है और लगने वाले सामान्य समय से 20 मिनट अधिक लगता है। उस निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय की गणना कीजिए। जो नॉर्मल टाइम होता है, देखिए इसके लिए क्या करते हैं ना कि एक ट्रिक होती है, जैसे ए अपॉन बी अगर दिया है तो सामान्य समय को निकालने के लिए जो टी इंटू ए इंटू बी माइनस ए, ये चीज कर देते हैं, सामान्य समय निकल आता है। सामान्य नॉर्मल टाइम का सामान्य समय, तो सामान्य समय अगर आपको निकालना है तो टी कितना है, 20 मिनट है। आप 7 से कर दीजिए, 8 - 7, 8 - 7 1 हो जाएगा, और 20 × 140, 140 मिनट हो जाएगा आपका आंसर। 140 मिनट, 140 मिनट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 109 नंबर। एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं के अनुदिश 36, 30, 45 की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज मैदान है, तो इसकी भी लंबाई बराबर होती है, इसकी भी लंबाई, तीनों साइडों की भजे लंबाई बराबर होती है। तो कहने का मतलब है कि दोनों साइड से अगर चल रहा है वो, तीनों साइड से, तो उसकी दूरियां जो है ना वो बराबर हैं। तो औसत निकाला जाता है, जो औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी यहाँ पर होती है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस ली जाती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आपकी कितना हो जाएगी, एक्स दूरी इधर इस साइड पे, एक्स इधर एक्स इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब इस दूरी से जाने पे कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी x है, चाल 36 है, x दूरी ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, चाल 30 है। अब यहाँ पर इस दूरी के लिए कितना चाल है, 45 है। ठीक, ये चीज हो गया। अब इनको जो है ना x को कॉमन लेके हटा देते हैं। देखिए 3x, यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं, x बाहर निकल गए, और इन तीनों का, तीनों जो है ना 36, 30 और 45 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 180, 180। तो 180 जो हो जाएगा,
180, अब 36 पंचे 180 होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 36 पंचे 180, और ये 30 छक्के 180 हो जाएगा 6, और 45 चौके 180 होता है, तो ये हो जाएगा 4। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्स और एक्स ये कट जाएगा। अब ऊपर बचा 3 बचा, और 6 6 10 5 15, और ये जो 180 है ये ऊपर चला जाएगा, 180 हो गया। अब इनको भाग देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो आपका जो बचा क्या, 180 बटे 5 बचा। अब इनको काटते हैं, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, बचा कितना, 3 बचा, 30 हो गया, 5 छक्का 30। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, जो आई औसत चाल, वो आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी तीनों भुजाओं के अनुदिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले इसको हम लोगों को हटाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर हो गया है, अब 110 करते हैं। 110 क्वेश्चन, 110 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, ये रहा आपका 110 वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया है, उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्त 45 और महत्तम समापवर्त 10 है। तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, मान लिया पी और क्यू दो संख्याएं, संख्याओं का गुणनफल ही तो ये लघुत्तम समापवर्त है, एचसीएफ और एलसीएम, यही दो तो गुणनफल होता है। तो अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाला, इन्हें दोनों को गुणा कर दिया जाएगा, 45 गुणे 10, और ये हो गया 450। जो आपका आंसर हो गया वो 450 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो पहले ये लाइन लिख लेते हैं, 3 वर्षों में कितना हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो कितने सालों में, कितने सालों में 32 गुनी हो जाएगी। ठीक, 32 गुनी, 32 गुनी का मतलब क्या है कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो ये जो 5 है इसके बराबर 2 की पावर 5 लिख देते हैं 32 गुनी को। तो ये जो पावर, जो 2 की पावर 5 बना है, उसी को वर्ष से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 वर्षों में हो रहा था ना, 3 वर्ष, 3 वर्ष यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया है। तो ये जो वर्ष है इससे आप पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा कितना, 15 वर्ष में। 15 वर्ष में क्या हो जाएगी, 15 वर्ष में 32 गुना हो जाएगी। तो जो आपका आंसर हो गया 32 गुना हो, 15 वर्ष, सॉरी 15 वर्ष में 32 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 480 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। 5 वर्षों के बाद वह राशि निकाल ली जाती है, तो आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। तो शेष राशि, तो ये जो शेष राशि इसकी जो निकल आएगी, देखिए हर साल कितना बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है हर साल। तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40% बढ़ जाएगी। ये देखिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40% बढ़ जाएगी। वो जो पैसा है वो 40% बढ़ जाएगा। तो 40% किसका बढ़ जाएगा, 480, 4800 का 40% आप बढ़ा दीजिए,
तो ये इतना पैसा हो जाएगा। अब आधा इसका कह रहा है, आधा इसको जो है ना कहा किया निवेश कर दिया है, तो आधा ही तो बचेगा, तो आधा निकाल लेते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ये 2 से ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, तो 48 जो आपका जो आंसर बनेगा 48 गुणे 70। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 56 के 6 और 7 चौके 28 5 33। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 3360, 3360 रुपये उसका जो बढ़ी हुई राशि का आधा अमाउंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले इसको हटाते हैं। ये आपका आगे अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स में रखे हुए 97 नोटबुक्स का औसत भार 9.7 किग्रा है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9.8 हो जाता है। तो देखिए टोटल बुक का जो है ना कितना था 9.7, 9.7 औसत है। ये औसत बढ़ कितना जा रहा है 9.7 से 8 हो जा रहा है, कितना मतलब 0.1 ही तो बढ़ रहा है। तो ये कितने कितने लोग मिलके बढ़ा रहे हैं, 97 पहले थे, एक नोटबुक और आ गई, अब हो गया कितना 98, इसमें एक और बढ़ गया, तो ये हो गया 98 नोटबुक हो गई। अब आप इसको सॉल्व करिए, 9.7 आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। अब आप इनको जोड़िए, 8 7 15 और 9 9 18 1 19, 19.5 हो जाएगा। 19.5 नए नोटबुक का भार हो जाएगा। नए नोटबुक का भार कितना हो जाएगा 19.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए हम आपको ये बता दें, यहाँ पर जैसे ये 5 की पावर -2 लिखा है, अगर x की पावर -2 अगर लिखा है तो या माइनस एक्स की पावर -n है, तो आप इसको अगर प्लस में लिखना है तो 1/x² लिखना होगा। इसको अगर लिखना है तो 1/x की पावर n लिखना होगा। तो ये जो लिखा हुआ है आप यहाँ पर आप अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप कितने को जब यहाँ पर आप लिखेंगे तो 5 भागे 5 की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा 5 भागे 1/5² हो जाएगा। अब आप इसको अगर लिखते हैं तो ये होता है 25 होता है, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आप ये हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा। और ये माइनस है तो आप 11 लिख लीजिए, 11 ग्यारह में 121 होता है, 11 11 11 ग्यारहियाँ 21 होता है, तो आप 11 लिखेंगे यहाँ पर। अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 1/a, सॉरी 1/a भागे 1/ अगर b है तो ये हो जाता है b/a हो जाता है, ये पलट जाता है, ये रूल होता है। तो आप यहाँ पर आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 गुणे ये हो जाएगा 5² प्लस 5, 5 इसमें से 11 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -6, -6 हो जाएगा यहाँ पे -6, तो 25 125 हो जाएगा। 125 में से आप 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 119।
जो आपका आंसर हो जाएगा 119। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहले आप ये जो इतना लिखा हुआ है इसको सॉल्व करिए। तो आप देखेंगे 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 50 25 पंचे 125, मतलब हो गया क्या आपका 625। तो जो ये इतना लिखा हुआ है इसका मतलब 625 है। अब 625 के स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि आपको 625 दो बार लिखना है। 625 गुणे 625, और अब ये आप लिखेंगे 125 को, तो स्क्वायर लगा है तो आप इसको भी 125 को दो बार लिखेंगे। 125 गुणे 5 प्लस 12, ये हो गया। अब आप इसको भाग देंगे, देखिए आप 5 एकम 5, इसको काट देंगे, ये 5 इससे कट जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 एकम 25 और 25 25 से ही 625 होता है, तो ये होगा 25। अब आप 25 से इसको भाग देंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब बचा क्या आपका यहाँ पर, देखिए 625, नीचे 5 बचा है प्लस 12, फिर आप इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा 125। अब 125 और 12 कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो गया इसका सिंप्लीफाई करने पर 137 आ गया। 115 नंबर का आंसर 137। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, 2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त ब्याज का अंतर 36 रुपये है, और ब्याज की दर 4%। ब्याज की दर 4% है। तो निवेश की गई राशि की गणना कीजिए, जो अमाउंट है उसको निकालना है आपको। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप जानते हैं 2 साल का जब अंतर दिया होता है तो उसको 2 साल के अंतर को D2 लिखते हैं। 2 साल का अंतर, P जो है ना अमाउंट होता है धनराशि, R अपॉन 100 इसका स्क्वायर। तो D2 2 साल का अंतर मतलब D2 मतलब 2 साल का अंतर, ये दिया हुआ है 36 आपका। P आपको पता नहीं है, P को ही तो निकालना है राशि, और ये दिया है 4%। बस हो गया, 4 से आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 36 P स्क्वायर लगा हुआ है, 1 एकम 1, 1 के ऊपर स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं, ये हो जाएगा। अब आप इसको इधर ले आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर गुणे में भाग में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 × 25 बराबर P। तो आप इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 25 का स्क्वायर है 900, 25 का स्क्वायर है तो आप इसको जब 25 9 225, हाँ 22,500 हो जाएगा। जो टोटल अमाउंट हो गया वो आपका, जो धनराशि होगी वो 22,500। आपका आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम्म
हाँ, ये क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर नहीं, 117 नंबर है। किसी संख्या को किसी संख्या को 54 से भाग दिया जाता है, 54 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 19 प्राप्त होता है। तो अगर कोई संख्या, आप जानते हैं संख्या बराबर होता है डिवाइडेंट, डिवाइडर इंटू क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो अगर अगर मान लिया संख्या x है, उसको 54 से डिवाइड किया जाता है, उसका क्वार्टेंट कुछ भी है और रिमाइंडर 19 बच रहा है। तो अगर इसी संख्या को अगर हम 27 से विभाजित करते हैं, तो 27 से अगर आप विभाजित करते हैं 27 से अगर डिवाइड करते हैं, तो 27 यहाँ पे भी डिवाइड, 27 को इससे भी डिवाइड होगा, 27 यहाँ भी डिवाइड करेगा। तो ये देखेंगे 27 से 54, ये तो कट जा रहा है। 27 से 54 बचा कितना, ये आपके लिए रिमाइंडर बचेगा। यहाँ तक तो आपका तो कट ही जाएगा, तो जो बच रहा है रिमाइंडर आपका, वो आपका 19 होगा। तो जो आपका रिमाइंडर पहले था वही अभी भी होगा। आपको ये ट्रिक होती है कि आप ये जो यहाँ पर अगर देख रहा है, वो इससे अगर डिवाइड होता है, जो बाद में डिवाइड किया जाता है, पहले का जो डिवाइडर है वो बाद के डिवाइडर से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर आपका वही हो जाता है जो पहले से है। ये ट्रिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ट्रिक को हमने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118। हाँ, इस पे ऑप्शन पे हम टिक कर देते हैं 119, 19 आंसर आया था। 118 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले इसका हम आपको बेसिक बता दें। अगर आपके पास अगर ऐसा है कुछ, मतलब a 1/x, अगर ऐसा कुछ लिखा है, a ऊपर a है, नीचे 1/x है, तो इसका नियम ये होता है कि a तो अपना वैसे ही रहेगा, और ये जो है ना x 1/x जो है, ये हमने जो लिखा है आपका a/1/x, तो जो ये 1/x है, ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, आपके लिए यहाँ पर वही चीज है रूल। ठीक, यहाँ पर वही चीज रूल है। तो ये 1/10 है, और फिर ये जो भाग के साथ लिखा हुआ है 1/10, तो ये पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/10। तो इसके लिए वही सेम रूल इसके साथ भी अप्लाई होगा 1/10। ठीक, 1 2 3, कितने स्टेप है, 4, ये ऐसे सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 10 इससे कट जाएगा, और ये 3 बच रहे हैं, ये 3 मिलकर के 1000 हो जाएगा। 1000 आपका जो आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 33% की वृद्धि करता है। उसके पश्चात मूल्य अंकित करने के पश्चात 10% 33% की छूट दे देता है। तो लाभ अथवा हानि का परसेंटेज निकालिए। तो इसमें क्या है ना, कि वही जो हम स्टार्टिंग में बताए थे आपको, कि अगर पहले बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, तो उसको जो है ना प्लस माइनस दोनों करके 100 से भाग दे देते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे करना है। देखिए, पहले 33% बढ़ाया गया, फिर 33 घटाया गया है, फिर जो है ना आप 33 भाग दे देंगे, तो ये 33 ये तो कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस जो आप 33
33 को आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1089, 1089 माइनस 1089 बटे 100। तो जब आप ये माइनस जो बता आप क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये जो ऑप्शन दिया है आपका, देखिए माइनस का मतलब है कि हानि, माइनस का मतलब है कि हानि हो रही है। अब आप जब 100 से इसको भाग दे देंगे तो 10.89 हो जाएगा, और अब माइनस जो यहाँ लगा था वो बता रहा है कि जो 10 दशमलव है वो हानि के साथ है। ठीक, इसमें हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगला और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टीव अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 14% अनाथों की एक संस्था को, 16% दिव्यांगों की एक संस्था को दान देता है। वेतन का 12% हिस्सा मेडिकल कैंप की मदद के लिए, शेष उसके पास जो बचा है वो 25,380 बचा है। वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है, शेष जो बचता है वो महीने का जमा कर देता है। तो मेडिकल कैंप वाला कहाँ है? हाँ, 12% हिस्सा, आपको उसकी सैलरी का 12% हिस्सा बताना है। तो पहले देखते हैं कि इसके पास बचा कितना है। सैलरी उसकी 100 थी, ठीक, उसने खर्चा कहाँ कहाँ पर किया? 13% दृष्टिहीनों को दिया, 14% अनाथों को दिया, 16% दिव्यांगों को दिया, 12% मेडिकल कैंप में दिया। तो इतना देने के बाद में उसके पास कितना बचेगा, उसको जोड़ते के घटाते हैं। इतना सब 100 माइनस इतना सब 55 उसने खर्च किया, तो अब बचा किसका उसके पास? 45 बचा। 45% उसने बचाया। तो 45% कितने के बराबर है? 25,380। यही तो बचा रहा है, ये परसेंटेज में बचा रहा है, ये जो है ना पैसे में बचा रहा है। तो आपको कितना निकालना है? 12% यही निकालना है। तो 45% बराबर दिया, तो 45 को यहाँ से हटा दीजिए, 1% बराबर 45 को इस तरफ आप ले आएंगे तो 25,380 बटे 45 हो जाएगा। अब आपको निकालना कितना है? 12%। तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इधर मल्टीप्लाई किए, 12 कम 12 हो गया। और 12 से इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25,380 बटे 45, तो आप पहले 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब फिर 5 से आप काटेंगे तो ऊपर कटेगा 4 गुणे, अब यहाँ कितना 5 से काटेंगे तो पचा हम 25, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 छक्का 30, 576। नहीं, यहाँ पर आपको एक जीरो लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इतना फिर से हम लोग करते हैं। यहाँ से फिर से देख लेते हैं। देखिए 12 से मल्टीप्लाई किया गया, 12 गुणे 25,380 बटे 45। तो जब आप इससे काटेंगे 3 चौके 12 और 3 पचे 15, नहीं 15 45 होता है, ये कटेगा। अब आप इसको फिर 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15 और इसको काटेंगे तो 3 बटे 24, 3 बटे 24 और 3 चौके 12, 3 छक 18। तो ये जो आपका बचा 840, 8,660 बटे 5। फिर आप इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5,
5 6 का 30, 5 9 45, 5 दूनी 10। अब जब आप इनको गुणा करेंगे 4 से, 4 गुणे 1692, तो 4 दूनी 8 और 4 9 36 और 16 चौके 64, 3 67। तो ये आपका हो जाएगा 6768, जो आपका आंसर हो जाएगा 6768। ये आपका होगा थर्ड ऑप्शन। इसी के साथ ही ये हम लोगों का ये वाला सेट कंप्लीट हुआ। हम लोग अगला सेट प्रीवियस ईयर का ही कल हम लोग सॉल्व करेंगे।